अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी में से चैप्टर नंबर 15 का होम्योस्टैसिस वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर जो हमारा सब टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूरिनरी सिस्टम के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, जिसके अंदर हमने बात की कि दो किडनीज हैं और उन किडनीज में से यूरेटर्स नालियां जो हैं या ट्यूब्स वो निकलती हैं जो यूरिनरी ब्लैडर तक जाती हैं और वहां से स्फिंक्टर मसल के कंट्रोल के तहत यूरिनेशन या नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है by arterial urethra. As we know that among the kidneys the functional structures are nephron. हम ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि जो वर्टिब्रेट्स हैं खास तौर पे मैमल्स और उनमें हमारा अब रिसेंटली टॉपिक चल रहा है among human beings. उनके अंदर स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि किडनीज जो हैं उनके अंदर दो तरह के सेट्स होते हैं नेफ्रॉन्स के। ये जो बाहर वाला पार्ट है सेट्स ऑफ नेफ्रॉन, दीज आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। हमने ये चीज पहले पढ़ी है। फिर जब हम किडनी के थोड़ा सा सेंटर की तरफ मूव करते हैं तो चूंकि ये अंदर वाला पार्ट कहलाता है मेड्यूला या मेडुलरी पार्ट। स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने देखा था लास्ट टाइम कि यहां पर नेफ्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि यहां पे कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है और एक बॉर्डर लाइन आ जाती है। उस बॉर्डर लाइन से नीचे जो नेफ्रॉन स्टार्ट होते हैं लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, इनको हमने नाम दिया juxtamedullary nephrons. Students, this was a general anatomy of the kidney. As we know by the previous discussion, within the kidney, these nephrons forming pyramids are functional structures of kidney. यानी असल में जो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन किडनी के अंदर चल रहा है ये किस फंक्शनल स्ट्रक्चर की बेस पे चल रहा है? एक ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क को जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं उस नेफ्रॉन के अंदर चल रहा है। स्टूडेंट्स यहां से ये ज़ूम करके देखते हैं, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये नेफ्रॉन में से हम एक नेफ्रॉन को जनरली देखते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं एंड हाउ physiologically it works for the process of excretion of nitrogenous metabolites, particularly urea. Students, जैसे कि आपको ये गोल दायरा सा नजर आ रहा है जिसके अंदर एक नेटवर्क सा बना हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, यानी कैपिलरीज ने यूं एक गुच्छा सा बनाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी और क्लस्टर ऑफ कैपिलरी, क्लस्टर गुच्छा को कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। दिस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ blood circulatory system. Always blood arrives in this glomerulus and leaves. यानी ब्लड इसमें आता भी है और इसको छोड़ के भी जाता है। अब वो वाले आर्ट्रियोल जो इसकी तरफ ब्लड लेके आते हैं उनको कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। क्या कहते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल्स लीडिंग इनसाइड द ग्लोमेरुलस। और जो इसको छोड़ के बाहर ब्लड जा रहा है, यानी ब्लड आया, यहां पे प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन हुआ, हम अभी देखते हैं, वो बात हम करते हैं, और फिर जहां से ब्लड मूव करने के लिए बाहर निकला, इस आर्ट्रियोल को कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। थोड़ा सा फर्क है प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी और स्पेलिंग्स के अंदर भी।
जो ब्लड आने वाला है वो आता है एफरेंट आर्टियोल से, AFFERENT, और जो ब्लड मूव करके जा रहा है वो इफरेंट, EFFERENT. You should differentiate both of these arterioles. एक ब्लड सप्लाई ग्लोमेरुलस की तरफ लेके आ रहा है और दूसरा यहां से बाहर लेके जा रहा है. अब स्टूडेंट्स, जैसा कि ब्लड जो है इन कैपिलरीज में से गुजरता है, ब्लड का जो प्रेशर है उस प्रेशर के तहत यहां पर काफी सारा लिक्विड मटेरियल फिल्टर आउट होकर जमा हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. ये देखिए, हमने आज 3 बड़े टॉपिक जहां इस नेफ्रॉन के डिस्कशन के अंदर कवर करने हैं. 3 टॉपिक्स: फिल्ट्रेशन, reabsorption and secretion. So first step in this process of excretion at nephron level is, under the blood pressure there is leakage and filtration of huge amount of filtrate, a liquid that contains salts, amino acid, glucose, water and many other materials along with nitrogenous waste. So वो वाला फिल्ट्रेट जो इस ग्लोमेरुलस के अंदर से ब्लड प्रेशर की वजह से लीक होकर यहां अकोमोडेट हुआ, आप देखते हैं यहां पे एक कप शेप मटेरियल है. एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो कप शेप है, जो ग्लोमेरुलस को यूं घेर रहा है इस तरह से. ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल. क्या कहलाता है? बोमेन्स कैप्सूल. और ये असल में इब्तिदा है स्टूडेंट्स उन तमाम ट्यूब्यूल्स की जिसमें से ये सारा फिल्ट्रेट गुजरेगा और कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जाएगा, काम का मटेरियल रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और जो पर्टिकुलरली होगा नाइट्रोजनस वेस्ट उसको कलेक्टिंग डक्ट के हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जो कि बॉडी से बाहर को मटेरियल निकालने के लिए ये काम हो रहा है. सो स्टूडेंट्स, पहला प्रोसेस क्या था? फिल्ट्रेशन. और इस फिल्ट्रेशन के रिजल्ट के तौर पर जो यहां पे फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. यानी जैसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं आप, ऐसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसकी कंपोजिशन मैंने आपको बताई. इसमें पानी भी है, अमाइनो एसिड्स भी हैं, इसमें साल्ट्स भी हैं, इसमें नाइट्रोजनस बेस भी है, ग्लूकोज भी है. सोचिए थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स, भाई ग्लूकोज को तो बॉडी इस्तेमाल करती है, पानी भी बॉडी का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको कंजर्व करना है, साल्ट्स वगैरह को भी रिमूव करना है. ये सारा कुछ अगर बॉडी से निकल गया तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाएंगे. लिहाजा एक पूरा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल है जिसने काम की चीजें विथड्रॉ करनी है. ये प्रोसेस कहलाता है रीअब्सॉर्प्शन. क्या कहलाता है? रीअब्सॉर्प्शन. अब स्टूडेंट्स, यहां से देख रहे हैं आप लोग, ये एक बहुत बड़ा एक और जो है नेटवर्क बना हुआ है ट्यूब्यूल्स का. इनको कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स. क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स. अब ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स आगे एक्सटेंड होती हैं. साथ साथ ये देखें, ऊपर मैंने और लाइंस की मदद से आपको वाज़ेह किया है कि ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद हैं. यानी जैसे जैसे इन ट्यूब्यूल्स में वो फिल्ट्रेट मूव करेगा, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे हैं, तो साथ साथ मसलन ये ट्यूब है तो ऊपर कैपिलरीज मौजूद हैं. उनमें से जब फिल्ट्रेट मूव करेगा, डाउनवर्ड पहले आएगा, तो जो काम की चीजें हैं जिनको बॉडी ने दोबारा यूज करना है, वो इस कैपिलरी के नेटवर्क में साथ साथ रीअब्सॉर्ब होती चली जाती हैं. जैसे हमने घरों में छन्नी नहीं लगाई होती चीजों को पुनने के लिए, कुदरत ने ये सिस्टम रखा है. लिहाजा वो फिल्ट्रेट मूव करता है. ये जो स्टूडेंट्स नीचे की तरफ इसका लिम्ब आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब. लिम्ब से निकला है, वो आज़ा के नाम से जो आप जानते हो. तो वो ट्यूब नीचे की तरफ मूव कर रही है, उसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब. फिर यहां से ये घूम कर
स्टेटमेंट सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि वो फिल्ट्रेट जो मूव करता है इसमें उसकी डायरेक्शन पहले नीचे है, फिर यहां से लूप में से गुजरकर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और अल्टीमेटली इसको पहुंचना होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, यहां से बाहर जाने के लिए। सो ओवरऑल इफ वी लुक एट द पिक्चर, दिस इज फॉर्मिंग अ लूप जिसमें एक डिसेंडिंग लिंब था जो नीचे की तरफ फिल्ट्रेट को मूव करवाता है, और ये जो इस साइड पे मौजूद है ये स्टूडेंट्स है असेंडिंग लिंब। क्या कहते हैं? असेंड, ऊपर की तरफ लेके जाना। सो डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप जब आपस में मिलते हैं तो यहां पे एक लूप सा बनता है। लूप ऐसे मुड़ी हुई चीज को कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। क्या कहलाता है? लूप ऑफ हेनले। अब स्टूडेंट्स जैसे ही ये लिक्विड नीचे की तरफ मूव करता है, ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना हुआ है। खास तौर पर जो एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स थे जो मैंने आपको यहां बताया, उनके ऊपर एक एडिशनल नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होता है जिसको वासा रेक्टा कहा जाता है। व्हाट इज वासा रेक्टा? एडिशनल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑन द एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। क्योंकि यहां अंदर वाले पोर्शन में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है बनिस्बत ऊपर वाले पोर्शन में, और अल्टीमेटली ये फिल्ट्रेट जो यहां पे इकट्ठा होता है, भाई ये कहां से निकलेगा? ये इन कलेक्टिंग डक्ट्स की वजह से निकलेगा। सारा फिल्ट्रेट जहां पेल्विस में इकट्ठा होता है, लास्ट टाइम हमने देखा कि फिर वो यूरिटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर की तरफ चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो डिसेंडिंग लूप है इसमें से पानी रीअब्सॉर्ब करवाया जाता है, कर लिया जाता है। So water molecules will move outside of this descending loop. Ultimately जब ascending loop की तरफ आता है, अब इस लिंब के अंदर से पानी मूव नहीं कर सकता। यहां से एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन किया जा रहा होता है, यानी पानी को रीअब्सॉर्ब करवा लिया गया और सोडियम आयन को रीअब्सॉर्ब करवा लिया गया। अब ये फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड होता चला जाता है, क्योंकि रीअब्सॉर्प्शन हो गई। पहला प्रोसेस क्या था? फिल्ट्रेशन। फिर अब दूसरा काम क्या हुआ? रीअब्सॉर्प्शन। सारे वो मटेरियल जिनको बॉडी से रिमूव करना ठीक नहीं है उनको इस ट्यूबुलर सिस्टम ने रीअब्सॉर्ब कर लिया, और एक हाईली कंसंट्रेटेड वो मटेरियल जिसमें यूरिया और दीगर कंटेंट्स हैं वो इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भेजा गया ताकि बाहर रिलीज हो जाए। स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि हमने 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं। तीसरा है सिक्रीशन। इस सिक्रीशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, मसलन देखिए ना, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं जिनमें से वो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, उस फिल्ट्रेट की केमिस्ट्री साथ साथ चेंज हो रही होती है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था उसके अंदर तो काफी सारा वाटर, ग्लूकोज, साल्ट्स, अमाइनो एसिड वगैरह ये सारा कुछ था। अब चूंकि काम का मटेरियल रीअब्सॉर्ब करवा दिया जा रहा है, तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं जिनमें से ये फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, यहां ये प्रॉब्लम हो सकती है कि पीएच जो है वो चेंज हो जाए। लिहाजा अगर मैं इस ट्यूब को यहां से थोड़ा सा काट के आपको यहां जूम करके बताऊं, इफ दिस इज द ट्यूब्यूल इनसाइड कॉल्ड ल्यूमेन, इसको क्या कहते हैं? ल्यूमेन। सो इस ल्यूमेन के अंदर अगर पीएच को कंट्रोल करना है तो खुद एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ दिस ल्यूमेन, यानी ये मैं यहां से जूम करके दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्यूब यहां पे मौजूद है, यानी मैं बता रहा हूं कि विद इन ट्यूब वो जो एरिया है दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। स्टूडेंट, इस ल्यूमेन के अंदर इसके एपिथेलियल सेल्स में ये सलाहियत होती है कि इन्होंने सिक्रीशन करनी है किस चीज की? हाइड्रोजन आयंस की। एंड यू नो हाइड्रोजन आयंस का आना जो है ये भी पीएच को चेंज करता है, और इसका वापस रीअब्सॉर्ब हो जाना ये भी पीएच के ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो पीएच डाउनवर्ड आ रही है, स्थिर हालत बन रही है, और अगर ये वापस जा रहे हैं तो फिर पीएच ज्यादा हो रही है, बेसिक कंडीशन बन जाएगी। सो
within the tube, the process of pH is compensated, is monitored by the epithelial lining of lumen of this tubule. This process is called secretion. And what is the secretion material? That is the secretion of hydrogen ion if there is a need to compensate pH inside the tubules. Students, यानी पहला काम क्या हुआ, यहां फिल्ट्रेशन हुई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ, अब उसमें से मटेरियल रिमूव करना है जिसको बॉडी से बाहर नहीं निकालना या जिसको बॉडी ने दोबारा यूज करना है, वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में से होता हुआ आया और डिसेंडिंग लूप से गुजरा और असेंडिंग लिम्ब से गुजरकर अल्टीमेटली किस में आया, कलेक्टिंग डक्ट, और साथ साथ क्या होता चला गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गई उस मटेरियल की जिसको दोबारा बॉडी में यूज करना है और ये किडनी से वापस भेज दिया जाता है। ये जो ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है इसमें से शामिल किया जाता रहता है ताकि ये दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बने। अब कलेक्टिंग डक्ट के पास जो मटेरियल पहुंचता है दैट इज only and only nitrogenous waste material should be removed outside of the body. So student, this is the process overall. The concentration of this excretory waste is controlled. हमने आने वाले लेक्चर के अंदर इसी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीजें डिस्कस करनी है जिसमें हमने देखना है कि एक इस प्रोसेस ऑफ सेक्रेशन के अंदर जो फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना है, एक हार्मोनल कंट्रोल है और एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, यानी दो चीजों को इसी लेवल में हमने दोबारा डिस्कस करना है। ये जो अब तक हमने डिस्कशन की ये जनरल लेक्चर भी था और एक बेसिक फिजियोलॉजी भी थी फॉर द एक्सक्रीशन। कुछ बातें समझ आई? तो उसके बाद हमने देखना है एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को यहां तक लेके आने के लिए या बनाने के लिए ओवरऑल कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन की जाती है चीजों की, या फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन की जाती है, वो हम देखेंगे। एक हार्मोनल कंट्रोल है और एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। बेसिक चीजें हमने यहां भी डिस्कस कर ली हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम आने वाले लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप ये फिजियोलॉजी समझेंगे ताकि हम आने वाले लेक्चर के अंदर इसकी मजीद बाकी वर्किंग को समझ सकें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।